सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत देर नहीं लगा रहा, मगर हाँ, जब तक तमाम चीजें यकीन के साथ और इस तरह से पेश करने के काबिल ना हो जाए कि मैं हाथ उठा के हलफ लेके कह सकूं कि जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि दोनों जानिब से, जानबैन से, पाकिस्तान और इंडिया के बेशतर सहाफी ऐसे हैं। और मैं तो जब इंडियन चैनल्स के सहाफी हजरात को देख रहा होता हूं, मुझे तो एक एक या दो नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं कि जो सच बोल रहे हो, दयानतदारी से बोल रहे हो। उनको लगता है दोनों ममालिक में ये कैफियत है कि जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे उतना ज्यादा मुल्क से वफादारी होगी। ये मुहिब्बुल वतनी है कि मुहिब्बुल वतनी के मुकाबले में झूठ पे झूठ बोले जाएं और मुबालगा आराई किए जाए, ताकि जो जो वॉर प्रोपेगेंडा होता है वो बिल्डअप हो सके। मगर सच में इतनी ताकत है कि अगर वो जंग के दौरान भी बोला जाए तो उसके देर पा असरात होते हैं, क्रेडिबिलिटी लूज हो जाती है। इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर्स, बड़े नामवर यूट्यूबर्स, बहुत सारे मीडिया चैनल्स को आज सॉरी कहना पड़ा है कि हमने इतना फैला दिया था, इतना फैला दिया था कि अब हम उसका जो वजन है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। रिसेंटली जो लास्ट न्यूज इंडिया के चैनल्स के ऊपर और यूट्यूबर्स ने लगाई है, आपको हैरानी होगी। उस हिसाब से हम कोई तीसरे जन्म में है, क्योंकि दो जन्म में तो पाकिस्तान खत्म हो चुका है, पाकिस्तानी तमाम मर चुके हैं। अब शायद तीसरे जन्म में हम पैदा हुए हैं और फिर से हम पंगा कर रहे हैं और फिर से दोबारा जंग के लिए खड़े हो गए। कराची निस्तो नाबूद हो चुका है। इंडिया की नेवी ने कराची को बुरी तरह तबाह कर दिया है। मिसाइल्स, बॉम्ब, ब्राह्मोस सब इतने टूट पड़े हमारे पाकिस्तान के ऊपर कि अब कहीं से चींटी भी गुजर रही होती तो इंडियन प्लेन आके उस चींटी को मार के जाते हैं कि तुमने पाकिस्तानी घर से नकल मकानी की है, तुम पे ये चांसेस है। इस तरह का माहौल बना दिया गया। अगले दिन जब वो उठ के इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं और वहां ही खबर चल रही होती है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस के ऊपर बर्तरी हासिल कर ली है। हैरान कुन तौर से फ्रांस की कंपनी ये कह रही होती है कि 4-5 का तो नहीं पता, एक रफेल गिर गया है और उसके सबूत भी हमारे पास आ गए। हैरान कुन तौर से जब आप इंटरनेशनल मीडिया में, स्टॉक एक्सचेंज में रफाल कंपनी के शेयर्स देख रहे होते हैं, क्रश कर जाते हैं, तो उस वक्त फिर इंडियंस और पाकिस्तानी होश में आते हैं कि अच्छा ये इंटरनेशनल न्यूज ये चल रही होती है। हैरान कुन तौर से जब आप चाइना के मजे के मीम्स और व्लॉगर्स को देख रहे होते हैं कि जब वो मजाक बना रहे होते हैं कि इतनी बड़ी माइटी पावर एक बार फिर से 2019 की तरह फिजा में घबरा गई है, मिस्टेक कर गई है, ब्लंडर्स कर गई है। और सेम गोस फॉर पाकिस्तान। कुछ लोगों के हिसाब से तो अब पाकिस्तान बदला लेने लगा है और ऐसा बदला लेगा कि इंडिया को खा जाएगा। आगरा और ताज और दिल्ली में और मुंबई में पाकिस्तान के कर्नल्स और जनरल्स बैठे हुए होंगे और सिचुएशन इतनी गमगीर हो जाएगी कि हो सकता है कि हम आईपीएल को उठा के सारे प्लेयर्स को यहां ले आए। एक मैप भी रिलीज कर दिया है कि जी आधा पाकिस्तान ले गया इंडिया को, आधा श्रीलंका को दे दिया है, बाकी चाइनीज और फिर बाकी बांग्लादेश को दे दिया। कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो टर्की को भी दिए। सो फेक न्यूज और मुबालगा आराई की जंग, अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप में से, हम में से बेशुमार लोग जो है वो इसको पसंद करते हैं, बट जो रियलिटी चेक है, चाहे इसके लिए मुझसे दोस्त नाराज हो, मगर मुझे यहां बैठ के करना है। सो आर यू रेडी फॉर इट? मैंने आपसे कहा मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, मगर चीज को डबल ट्रिपल 7 टाइम्स चेक करके उसके बाद आपके सामने रखूंगा। सो आप मेरी इस खबर के ऊपर मुकम्मल यकीन कर सकते हैं, बावजूद इसके कि आप भारतीय हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, या आप इन दोनों में से कोई नहीं है। आप खलीजी ममालिक में बैठे हुए हैं, या आप एक यूरोपियन कंट्री में बैठे हुए हैं, या आप एक एनालिसिस करना चाहते हैं, आप सिर्फ एक कंपैरिजन करना चाहते हैं, यू कैन रिलाई ऑन इट। सबसे पहले इस वक्त की सिचुएशन बताता हूं, उसके बाद मैं आपको चीजों को कनेक्ट करके देता हूं। अभी की सिचुएशन क्या है? जब ये आपके सामने वीलॉग चल रहा है, इंडिया फुल फ्लैश वॉर। लेकिन फुल फ्लैश वॉर का जब भी मैं नाम लूं, आप इस वक्त की स्ट्रेटेजी समझ जाइएगा इंडिया क्या कह रहा है। इंडिया की स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत पहले जमाने में एक जर्मन स्टाइल होता था जंग करने का, उसको कॉपी करने की है और फुल टाइम उसको लेके चलने की है, जिसमें इन शॉर्ट ये कि इंडिया पाकिस्तान को 24/7 एंगेज रखना चाहता है। जमीनी जंग में नहीं, यानी अपनी आर्मी को पाकिस्तान में भेज के नहीं, टैंकर्स के साथ नहीं, गन्स के साथ नहीं, बुलेट्स के साथ नहीं, मगर एयर स्ट्राइक्स। और एयर स्ट्राइक्स का जो इंडिया का पहला ऑप्शन था वो रफाल को लेके
जहाज को लेके पाकिस्तान की सरहद के ऊपर खड़े करने का था, मगर वो प्लान बी के साथ रिप्लेस हो गया। प्लान बी उससे ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है इंगेज करने के लिए, और वो है कि मिसाइल मारे जाएं, ड्रोन मारे जाएं। आपने मेरे पास जो न्यूज है उसको रेलेवेंट चेक भी करना है। इस वक्त की सिचुएशन पाकिस्तान के लिए यह है कि पाकिस्तान की नेवी खतरे में है। नेवी इन सेंस कि अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तानी नेवी का इंडियन नेवल फ्लीट के साथ, तो ये बहुत बड़ी नेवी है, कोई 10 टाइम्स ग्रेटर मैं कह सकता हूं इसको। टेक्नोलॉजी वाइज भी अपडेटेड है, बड़ी बड़ी फ्लीट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं। अब ऐसी नेवी को अगर सिर्फ एक, हार्डली पाकिस्तान की जो 2 पोर्ट्स हैं और इस वक्त सिर्फ एक पोर्ट को निशाना बनाया गया, विच इज कराची पोर्ट, उसको तकरीबन 300-400 मीटर के फासले पे लाने की कोशिश की जा रही कि वहां से वाटर ब्लॉकेज कर दिया जाए और रोक दिया जाए बिल्कुल, ताकि कोई भी एड ना आ सके पाकिस्तान में। एड मैंने आपको पहले व्लॉग से बताया कि अगर कहीं से कोई इमदाद आएगी, चाहे टर्की हो, ईरान हो, या इसके अलावा ईरान को हम छोड़ देते हैं क्योंकि उससे हमारा बॉर्डर शेयर होता है, मगर इसके अलावा और भी कोई कंट्री है तो उसको हमें इमदाद देने के लिए या तो एयर स्पेस इस्तेमाल करना पड़ेगा या पानी के जरिए अपने सारी जो मिलिट्री एड्स है वो हम तक वो पहुंचाएगा। बट ये ब्लॉकेट कर देने की मकसद क्या है? इन मकासद में शामिल है सबसे पहले पाकिस्तान को थ्रेट किया जाए कि अगर बात तुमने बढ़ाई और जो हमने हमला किया है उसका जवाब देने की कोशिश की, तो अब जंग का पैमाना है वो इतना बढ़ जाएगा जिसको तुम जानते हो कि तुम उसको नहीं संभाल पाओगे। लाइक इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो इंडियन नेवी है वो पाकिस्तान नेवी के साथ जब भिड़ेगी और वो भी पाकिस्तान के पोर्ट्स के ऊपर, तो सबसे ज्यादा हैवी नुकसान पाकिस्तान को होगा। अनलेस ये जो कुछ एयर स्पेस में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किया है, पीएफ ने किया है, इस तरह का कोई मिरेकल कर जाए, इट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल। मिरेकल मैं क्यों कह रहा हूं इसको सर, प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप, मैंने आपसे फिर कहा, आप चाहे इंडियन नेशनलिस्ट है मगर आपको इक्वालिटी के साथ चलना पड़ेगा। जो मैं आपसे बात करने लगा उसको पहले समझ जाएगा ताकि मैं अपने केस को आपके सामने बड़ा क्लियरली रख लूं। देखिए, इंडिया ने 2019 में ये रियलाइज किया कि उनको ये जो मिग है और ये जो इंडियन सारे जहाज हैं रशिया के साथ जो मिलके वो बनाते हैं, उससे कोई खास एयर सुपीरियरिटी नहीं मिल रही है पाकिस्तान के साथ। अच्छा, तो क्या किया जाए? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात बड़ी क्लियरली बता दी थी कि देखिए अगर हमारे पास रफाल होते तो मामला और होता। तो अब क्या किया, फौरन से बड़ी कॉस्ट लगा के बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जंग मजाक नहीं होती, यानी इतना तो हम कर्जा मांग रहे होते हैं जितना एक झटके में एक जहाज रफाल लेकर आ गया, और एक नहीं तकरीबन कोई 35-40 रफाल ऐड किए गए इंडिया के पास, बहुत कमाल किस्म के। ये जहाज 1970 में बना, फ्रांस की तख्लीक है ये, और फ्रांस ने इसको अपने ओल्ड एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया था। मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट था, फ्रांस ने इसको मार्केट में रखा। साथ साथ ये कि फ्रांस ने अपनी नेवी में 2004 में इसको शामिल कर दिया। आपको पता है ये कंट्रीज को रिसेंट 25 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हालत जंग में नहीं है। सो ये असला किसके लिए बना रहे हैं? ये असला इसलिए बना रहे हैं कि हमारी सुपीरियरिटी इस तरह टेस्ट हो कि आप लड़े और हमारे असले चेक हो जाए कि हमने क्या पावरफुल चीज बनाई। खुद तो नहीं लड़ना है, और खुद वो जो वर्ल्ड वॉर 2 से नतीजा ले चुके हैं उसके बाद वो नहीं सोच सकते लड़ने का। अभी यूक्रेन को उन्होंने जंग में फेंका ताकि वो अपने असले को चेक कर सके। सो ये बहुत सोची समझी साजिश होती है, और आप देख लें उसका नुकसान कौन उठाता है, और वही हो रहा है। सो 2004 में बनाए गए इस रफाल को, देखिए इसकी बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन है, इसको आप जो बोलते हैं, नामों में वैसे भी प्रोनाउंसिएशन नहीं चेक होती, राफेल बोले, रफाइल बोले, रफेल बोले, दैट्स फाइन। हमने इसका कोई पहाड़ा नहीं याद करना, बट हमने ये जरूर क्लियर करना है कि इस तैयारी की एक हिस्ट्री है। इसका एक बी 2 सीटर है और इसका सी सिंगल सीटर है। 2006 में इसको मजीद अपडेट किया गया। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो क्या है, इन शॉर्ट, मुझे पता है टेक्निकल यहाँ पे कोई वॉर डिस्क्रिप्शन नहीं हो रही है, एक आम आदमी भी इसको समझ जाएगा। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तानी तैयारे इंडियन एयर स्पेस में नहीं घुसे, और पाकिस्तान ही ये कह रहा है कि इंडियन जेट्स, एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरस्पेस में नहीं आए, अगर पाकिस्तानी एयर स्पेस में नहीं आए तो फिर ये टकराए कैसे, ये डॉग फाइट कैसे हुई, ये गिरे कैसे? आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि जब दोनों का आपस में तसादुम ही नहीं हुआ एक दूसरे की एयर स्पेस में आके? तो हाँ जी, इसका जवाब आप सुन रहे हैं, आपको आंसर पता होना चाहिए, बहुत टेक्निकल नहीं, एक सिंपल सी बात है। पाकिस्तान के पास जो JF-17, 15, ये जो थंडर्स है पाकिस्तान के पास,
ये कोई बड़ी आतंक चीज नहीं है कंपैरेटिवली अगर सामने रफेल आ जाए। क्यों? ये अपने टारगेट को लॉक करेंगे 150 किलोमीटर मैक्सिमम, यानी कराची से हैदराबाद, एक मैं अंदाजा बता रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, कराची में बैठे हुए हैदराबाद जो पाकिस्तान का शहर है, उस 150 किलोमीटर के फासले पे अगर दुश्मन का जहाज आ जाए तो जो आपके जेएफ्स हैं, जो थंडर्स हैं, वो उसको लॉक कर लेंगे। और लॉक करने का मकसद ये होता है कि अब वो निशाने के ऊपर है, इधर उधर अगर वो बात नहीं मानता उड़ा दे। अब आप आसानी से उसको शूट कर सकते हैं 150 किलोमीटर। अच्छा जी, तो क्या हुआ, पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान ही के स्पेस में हमारी एयर डिफेंस यानी ये जो थंडर्स है ये मूव कर रहे हैं और वो सामने से लगा के बैठे हुए। डॉक वॉच शुरू होती है कि इंडियन अपने एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं और उनको पता है कि हम 150 किलोमीटर के फासले में अगर आएंगे तो हम टारगेट पे आ जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, हम 200 से 250 किलोमीटर के फासले पर रहेंगे। जब हम 200 से 250 किलोमीटर के फासले पर रहेंगे तो क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, हम सामने वाले के रडार में नहीं आएंगे। हम उसके रडार में आए बगैर उसको हिट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि रफाल की खासियत यह है कि वो 200 से 250 में टारगेट पकड़ लेता है। लो जी, मजा आ गया, यानी सामने वाले को पता भी नहीं है, हम दिख भी नहीं रहे और हम उसको मार के भी जा रहे हैं। ये प्लान था। इसी प्लान के हिसाब से दोनों में डॉग फाइट शुरू हुई है। उन्होंने 150 किलोमीटर से आगे नहीं आना था और इन्होंने 200-250 के अंदर इसको कैच कर लेना था और उड़ा देना था। गेम चेंजर क्या हो गया, लो जी, चाइना ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने, एयरफोर्स ने एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं ना जुगाड़ लगा दिया, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जुगाड़ लगा दिया। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये भी होता है जंग में, पता लगता है कि जुगाड़ क्या क्या लगे हुए हैं और सेटिंग्स क्या क्या हुई हुई है, और जब तक जंग ना हो तो आपको पता नहीं लगता कि सामने वाला क्या कर सकता है, जो भारत ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। जेएफ थंडर्स का रडार 150 किलोमीटर से ऊपर कैच नहीं कर सकता। भारतीय जहाज खड़े हुए 250 किलोमीटर के फासले पे कैच कैसे कर लिया जी, एक एयरबॉर्न लगा दिया, यानी एक समझ ले कि तीसरी वाईफाई डिवाइस ले ली, मैं आसान करके आपको बता रहा हूं। वो एयरबॉर्न, वो PL-15, PL-17, जो भी PL मिसाइल्स हैं, जो बड़े खतरनाक किस्म के मिसाइल चाइना से मिले हुए पाकिस्तान को, दोनों की मिली रिसर्च के हिसाब से मिले हुए, कंट्रीब्यूशन है दोनों का, वो बड़े कमाल किस्म के मिसाइल्स हैं। और उस एयरबॉर्न डिवाइस के जरिए जो रडार सिस्टम है एयरबॉर्न, वो 400 किलोमीटर के फासले पे भी बता रहा है कि कहां है इंडिया का जहाज। तो इंडियन पाजी जो जहाज में बैठकर, रफेल में बैठ के 250 किलोमीटर पे ये सोच रहे हैं कि तुम हमें देख भी नहीं सकते, हम तो मिस्टर इंडिया बने हुए और हम तुम्हें निशाने पे रखे हुए। उन्हें नहीं पता कि उनके पिछाड़े में 150 किलोमीटर दूर भी, पीछे जाके भी वो उस रडार के जरिए उनको निशाने पे रखे हुए। सो 1 2 3 4 5 उड़ गए। और मजीद पाकिस्तान का एक क्लेम डेफिनेट है कि अगर मजीद पीछे 5 हमारे निशाने में थे, मगर हमें पता है कि इसका जो आतंक मचना था उनसे 5 नहीं संभाले जा रहे। जो कुछ हो रहा है ये सब इसलिए हो रहा है कि ये क्या हुआ है, दुनिया में रफाल को लेके हमारी बदनामी हो गई है। चाइना हमारे मीम्स बना रहा है, वीडियो व्लॉगर्स जो है वो अब एक जरा वीडियो देखें, आपको हैरानगी होगी। ये इसको जरा साथ साथ चलाए और आप देखें, ये चाइना के लोग हैं, इतनी कोई कॉमेडियन कॉम नहीं है ये, और इंडिया का मजाक उड़ाने के लिए इनको बड़ा कंटेंट चाहिए होता है, मगर ये 4-5 जहाज बन के इस वक्त मजाक उड़ा रहे हैं इंडिया का। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? इसलिए कि दुनिया ये कह रही है कि भाई जहाज गिरे हैं, और इंडिया के अपने सहाफी मान रहे हैं, पूछ रहे हैं सवाल, तो कह रहे हैं हम इस पर बात नहीं करेंगे। इसके लिए बड़ा सीना चाहिए होता है कि जी जहाज गिर गए। क्यों क्यों? क्योंकि दुनिया ने आगे जहाज देने नहीं है और ये छुप नहीं सकता कि जहाज गिरे। अब मैं आप ये समझिएगा मैं पाकिस्तान का साइड ले रहा हूं तो मैं इंडिया के खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं एक सच बता रहा हूं। आप जाके रिसर्च करें, मैं कुछ लिंक्स आपको देता हूं। मसलन आप साथ में वीडियो भी चल रही होगी, आप इसे भी देख सकते हैं, मगर आप अगर चेक करना चाहते हैं आप खुद जाएं। आजकल तो बहुत आसान है ना, चैट जीपीटी और ये सब चीजें, इनके ऊपर लिखें, वो आपको इतना जरूर बता देगा कि भाई दाल में कुछ नहीं बहुत कुछ काला है। और खुद फ्रेंच एजेंसीज इंटेलिजेंस इस बात को एडमिट कर रही है कि जी शॉटडाउन हुए हैं। अब शॉटडाउन को कवरेज करने के लिए, यानी उसको रिप्लेस करने के लिए इंडिया के पास 2 ऑप्शन है। एक तो इंडिया बहुत ज्यादा घबराया और घबराना बनता है, और पाकिस्तान भी उससे ज्यादा घबराता है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं तो हमारे ये गलत हरकत की जाती है कि चैनल्स को बैन कर दिया जाता है, यूट्यूबर्स को या व्लॉगर्स को, या जो लोग न्यूज पहुंचा रहे हैं उनको ठिकाने लगा दिया जाता है। ये टैक्टिक बुरी है, जो भी करे। ये टैक्टिक इस वक्त पाकिस्तान नहीं कर रहा। पाकिस्तान में कहीं आपको खबर नहीं आई होगी कि इंडियन व्लॉगर्स को या यूट्यूबर्स को या फला एक्टर या बॉलीवुड स्टार को न्यूज उसके चैनल को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अभी फिलहाल हमने कुछ किया नहीं तो हमें प्रोपेगेंडा वॉर में
सिर्फ डिफेंसिव सिचुएशन पर रहना है। इंडिया ने जंग शुरू करने से पहले ये काम किया कि सारे चैनल्स ब्लॉक कर दिए, हमारा भी उसमें शामिल हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, हमें पता है कि देखने वाले देख सकते हैं, जिनको शौक है, जो रिसर्च वर्कर्स हैं, वो वीपीएन लगा के आसानी से पहुंच जाते हैं। दैट डजंट मीन, और ये कोई बड़ा तमगा भी नहीं है, बट इंडिया इसको सीरियस लेता है। तो अब पहले तो पाकिस्तानी चैनल्स या वो चैनल जिनसे उनको लगे कि प्रोपेगेंडा हो सकता है, उसको ब्लॉक कर दिया। दूसरा सियासत क्या किया, इस वक्त सिचुएशन ये है, बीबीसी उर्दू तक ब्लॉक कर दिया गया। अब उसकी रिप्लेसमेंट यह है कि खुद अपने ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स या एंकर्स को प्रोपेगेंडा पे लगा दो, जिससे क्या होगा, जिससे हम ये बताएंगे जी हमने थंडर्स गिरा दिए, GF-17 15 गिर गए भाई, वो इधर इतने शॉट डाउन कर दिए और इतने इतने बॉम्ब मार दिए, इतने मिसाइल, इतनी नेवी खा गई, सारा शहर कराची तबाह हो गया, लाहौर तबाह हो गया। जिससे एक आम इंडियन को यह एहसास हो रहा है कि क्रेडिबिलिटी लूज हो रही है, हम सही खबर नहीं दे पा रहे। एक तैयारा जो डील, 36 तैयारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो पाकिस्तान इंडिया के पास शामिल हुए, 7.87 बिलियन यूरोस की डील है सर, 7.87 बिलियन यूरोस की डील, मजाक बात नहीं है। वो अगर मिसमार हो जाए, तबाह हो जाए, खाक हो जाए, तो खौफ, रोब, दबदबा, रिटेलिएशन, एंगर बनता है। मैं जस्टिफाई कर रहा हूं इंडिया के इस जुनून को, क्योंकि आपने उनको वो रिस्पॉन्स दिया है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ वो किया है जो उन्होंने कभी प्लान ही नहीं किया था, धोखा हुआ उनके साथ। और ये इसका सारी जिम्मेदारी चाइना को जाती है कि आपने ये क्या नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई दुनिया में इस वक्त। अगर देखें आप मेरी प्लीज, मेरे इंडियन भाई, मेरे पाकिस्तानी भाई, इस गेम को समझिएगा। इस जंग में जीत किसकी हो रही है, मैं आपको अभी समझाने लगा हूं। एक बड़ी जीत, तीसरा फैक्टर मैं आपके सामने, आपने मुझे कमेंट में बताया था लास्ट में, मैं आपको चौथा फैक्टर बता रहा हूं, वॉर मशीनरी मेकर्स की हो रही है। 36 पाकिस्तानी, 30 पाकिस्तानी मर रहे हैं, 30 इंडियन मर रहे हैं। चर्चा किसका हो रहा है, वो जी चाइना की टेक्नोलॉजी है। वाह वाह, आप इस गेम को समझ रहे हैं। 30 इंडियन मर रहे हैं, इससे पहले चर्चा किसका हो रहा था कि रफेल आ रहा है, रफेल आ रहा है, रफेल आ रहा है, चर्चा फ्रांस का हो रहा था। और अब एक नया गेम में पार्टनर, जो मैं आपसे पहले से कह रहा हूं, इस गेम का प्लानर है, नंबर 1 प्लानर, नंबर 1 बेनिफिशियरी। जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूं, आप सच बताएं। किसी ब्लॉगर, किसी करंट अफेयर अपडेट करने वाले ने आपको नहीं ये कहा, मैंने जंग से पहले कहा था इसका फर्स्ट बेनिफिशियरी इजराइल है। और आप देख लें कि पाकिस्तान में 30 से 40 जो अटैक हुए हैं, ड्रोन अटैक, हाय, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, मगर सबको पता है कि वो टेक्नोलॉजी किसकी है, वो किसने भेजे हैं, किसने छोड़े हैं, किसकी इमदाद से आए, और कितने पैसों के आए। चले, अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो आप सुन लें। बट इसका बेनिफिशियरी जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा जंग रुके। जब जंग रुकने वाले माहौल आ जाएंगे, वो जंग को भड़का देगा। अब सिनेरियो देखिए, पाकिस्तान कह रहा है हमने तो मारे नहीं है आपके पास ड्रोन अभी तक, हमने तो सिर्फ रिटेलिएट किया था। वो रिटेलिएशन जो एयर स्पेस में हुआ था, उसका बदला आप हमसे ले रहे हैं, अभी तो हमने करना है रिटेलिएशन। और इंडिया कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि जी अमृतसर के ऊपर अटैक हुआ है और मुख्तलिफ इंडिया की बॉर्डर कंट्रीज है, उनके ऊपर अटैक हुआ। अच्छा, अगर जंग बढ़ती है और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी की जंग होती है, आप इस बात को समझ लें कि पाकिस्तान डीप नहीं है, पाकिस्तान नैरो है। यानी अगर इंडिया एक्सेस करेगा पाकिस्तान को, तो आसानी से कर सकता है बड़े शहरों को, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इस तरह के बड़े शहर। इस वक्त सियालकोट में ब्लैकआउट की ट्रेनिंग हो रही है, सायरन बजाए जा रहे हैं मुकम्मल तौर से। सिर्फ सियालकोट नहीं, 4 से 5 ऐसे शहर हैं जो बॉर्डर के आसपास हैं, जहां मुकम्मल अलर्ट है, और वो ड्रिलिंग में चल रहा है इस वक्त कि अंधेरा किया जाए, ब्लॉकआउट किया जाए, सायरन बजाए जाए, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। बल्कि हो सकता नहीं, हो रहा है। ड्रोन अटैक जो पाकिस्तान के ऊपर हुए हैं, 30 से 40, रावलपिंडी स्टेडियम तक निशाना बनाया गया। 3 पाकिस्तान की एयर बेसेस हैं जिनके ऊपर इस वक्त 2 से 3 घंटे पहले रात शदीद ड्रोन अटैक्स हुए हैं, जिनमें से नूर खान एयरबेस शामिल है, सियालकोट शामिल है। और आपको हैरानगी होगी कि इंडिया खुद हैरान है कि यह अटैक हुआ कहां से, क्योंकि अभी उन्होंने अटैक बकौल उनके सिंदूर मिशन जारी है, क्योंकि वहां एयर स्पेस में उनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो उन्होंने पहले तो कहा था हमने व्हाइट फ्लैग लहरा दी है, फिर अपनी आवाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बस हमारा मिशन पूरा हो गया, टेररिस्ट मार दिए, खत्म बात। यहां पे रुक जाती बात, रुक जानी थी। मगर जो फर्स्ट बेनिफिशियरी बैठा हुआ है, उसने बोला रोकना नहीं चाहिए, जंग अभी शुरू हुई है, जब तक मैं मुकम्मल लड़ा ना दूं इनको, मैंने हटना नहीं है। सो यहां पे एंट्रेंस होती है इजरायली ड्रोन्स की।
तो इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर नेतन्याहू की ख्वाहिश, फरमाइश और ईजाद के ऊपर हरूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है क्या, ज़रा समझें। 9 घंटे ये हवा में रह सकता है। 9 घंटे की इसकी फ़्लाइट टाइमिंग टोटल है। 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 किलोमीटर डीप जाके दुश्मन को मार कर आता है। मार कर आता नहीं है, खुद को तबाह कर लेता है। कामाकाजी ये खुदकशी करता है जाके। और ये इम्यून है GNSS को, यानी सैटेलाइट नेविगेशन जैमर्स को नज़र ही नहीं आएगा, पता नहीं लगेगा, वो इसको रोक ही नहीं पाएंगे, पकड़ ही नहीं पाएंगे। इंगेज कर सकता है मल्टीपल एंगल्स में और रिटर्न करेगा। अगर टारगेट नहीं मिला वापस आएगा, वरना रिड्यूस कोलेटरल डैमेज करके आ जाएगा। और साथ साथ इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का ये शाहकार हरोप कामाकाजी ड्रोन्स, हरोप कामाकाजी या कामिकाजी चाइनीज लैंग्वेज में या जापानीज लैंग्वेज में एक्चुअली खुदकश ड्रोन या खुदकशी को कहते हैं। अगर आपको पता है, जब जापान और दुनिया लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर में, तो जापान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आखिर में कामाकाजी प्लेन्स इन्होंने लगाए, यानी एक एक यंग 16 साल, 18 साल, 14 साल तक के बच्चे को जो ट्रेनिंग में आया था, अंडर ट्रेनिंग था, दूसरा 5वां दिन होगा उसका, उसको जहाज लेके कहा जो नेवल शिप्स हैं यूएस की और तमाम एलाइज की, उनके ऊपर जाके अटैक करो। तो ये खुदकुशी होती है और ये आखिरी ऑप्शन होता है, इसको कामाकाजी कहते हैं। तो ये कामाकाजी ड्रोन जो है वो अभी रिसेंटली, मैंने आपको क्रेडिट गोज टू ईरान एंड लेबनान, क्योंकि उनके पास कोई था नहीं, सामने से मशहूर हो रहा था जी वो आयरन ड्रोन सिस्टम है, तो उन्होंने इस तरह की चीजें इजाद की, दुश्मन ने फौरन से पकड़ा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। अब सारी जंगें इसी के ऊपर होंगी, ड्रोन और मिसाइल्स के ऊपर होंगी। प्रॉपर कंपैरिजन, भूल जाएं कि इस वक्त फौजी आपके पास आएगा और आपको फौजी को गोली मारनी है और फौजी ने आपको गोली मारनी है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, इवन 10th फेज में ऐसा नहीं होने वाला। पाकिस्तान चाहता है कि कारगिल, कश्मीर और कश्मीर के रीजन्स में ऐसा हो ताकि जरा जमीनी जंग का मजा चकाया जा सके। उनके हिसाब से उनके पास मिलिट्री पावर इतनी इक्विप्ड है और इतना शहादत का जज्बा है कि वो लड़ना चाहते हैं। मगर नहीं, इंडिया इसको भांप चुका है और इंडिया कैलकुलेट करके ये बता रहा है कि अब मैन टू मैन जंग नहीं करनी है, अब मिसाइल टू मिसाइल जंग करनी है। और हमने मिसाइल मार के इतना तुम्हें डराना है कि तुम मिसाइल मारने से पहले सोचो कि ये बहुत बड़ा केस बन जाएगा, वॉर एस्केलेट हो जाएगी और फिर आपकी इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकती वॉर, हम तो फिर भी कर लेंगे। मैंने आपसे फिर कहा था, पहले हम कैलकुलेट कर रहे थे 7 दिन पाकिस्तान जंग बर्दाश्त कर सकता है, 40 दिन इंडिया जंग बर्दाश्त कर सकता है, इकोनॉमी में इतना कंपैरेटिव पावर है। मगर ये जो मिसाइल पावर है ये अनएक्सपेक्टेड होती है और अनकैलकुलेटेड है और अभी तक किसी ने देखा नहीं है। लेबनान के बारे में, हमास और यमन के बारे में किसी को नहीं पता था कि इतनी लंबी जंग बर्दाश्त कर सकेंगे, इतना मिसाइल आ जाएगा, इतना ड्रोन आ जाएगा। तो देने वाले पीछे से देते रहते हैं और सामने वाला खाता रहता है, मारता रहता है। ये जो ऑप्शन इंडिया ने क्लिक किया है, ये लग रहा है कि आसान ऑप्शन है, मगर ये बहुत देर पर जंग चलेगी। 6 महीने, 12 महीने ये एक दूसरे को मिसाइल ही मारते रहेंगे, ड्रोन ही मारते रहेंगे। और अगर ये जिस तरह से ये चल रहा है, बीच में कोई नहीं आया क्योंकि यूएस ने हाथ उठा लिया। मैंने आपसे कहा था यूएस हाथ डालता क्यों? सर आपको मैं दरखास्त करता हूं, आपने मेरे पीले पीछे वीलॉग्स देखे होंगे, तो मैं आपसे आप खुद बोल रहे थे कि जो जंग लगाने वाले हैं वो जंग बुझाने वाले कैसे हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि उनको फायदा होगा, उनके जहाज बिकेंगे, असला बिकेगा, सो इंडिया और पाकिस्तान ये उम्मीद छोड़ देंगे, अनलेस उनका अपना बेनिफिट अगर स्टेक के ऊपर आ गया तो वो आके जंग को खत्म करेंगे। चलें, इंडिया की स्ट्रेटेजी जो है वो बड़ी क्लियर है। 24 घंटे पाकिस्तान को जंग में इन्वॉल्व रखा जाए, एंगेज रखा जाए। पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के ऊपर 5 डायरेक्शंस, 5 समतों से हमला, ताबड़तोड़ हमले किए जाए। और मैंने वो 5 सिमतें कई मरतबा आपको बता दी हैं। इंडियन आर्मी पेनिट्रेट कितना करेगी? 15 से 18 किलोमीटर पेनिट्रेट करेगी, सिर्फ इतना, इस हद तक लैंड एंगेजमेंट चलेगी। अच्छा, इंडिया की जो अपनी डिफेंस पोजीशन है वो S-400 और आकाश मिसाइल के साथ उनका डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के ऊपर 24 घंटे पहरा दे रहा है। यानी अगर पाकिस्तान कोई ड्रोन मारता है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए, मिसाइल अगर मारता है न्यूट्रलाइज करने के लिए S-400 और आकाश बहुत हैवी है। ये रशिया के साथ, जैसे हमने चाइना के साथ मिलकर बनाया, उन्होंने रशिया के साथ मिलकर बनाया। अब ये कहा जाए कि हमें चाइना ने दिया है, तो अब इसके बारे में हम कहेंगे उन्हें रशिया ने दिया है, क्योंकि इक्वल टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का जो ओरिजिन है वो कंट्री रशिया की है और उन्होंने ही सारी चीजें हेल्प आउट की हैं। सो जंग हो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान रही है, टेक्नोलॉजी रशियन, फ्रेंच वर्सेस चाइना चल रही है। और जो आइडिया है वो लेबनान, ईरान और इजराइल की वॉर स्ट्रेटजी का चल रहा है कि भाई मिसाइल और ड्रोन्स के साथ हमले करने हैं, अब सायरन बजा करेंगे और सुबह शाम
हवाई रॉकेट्स आया करेंगे। मैं एक बात बताऊं आपको, अगर ये तय है कि जंग ऐसे ही होगी दोनों तरफ से, तो फिर अब कंपैरिजन करना पड़ेगा किसके पास कौन सा मिसाइल है, किसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी। आइए मैं आपको जरा कंपैरिजन बताता हूं, ये आप इस कंपैरिजन को देख लें ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ जाए। मिसाइल टेक्नोलॉजी को आप समझने की कोशिश करें, दोनों किसी भी वक्त इस बटन के ऊपर क्लिक करने वाले, जिस बटन के नहीं, न्यूक्लियर में भी टाइम है। न्यूक्लियर पाकिस्तान का लास्ट ऑप्शन होगा और इंडिया की फर्स्ट विश होगी। उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा, मगर अभी जरा जो होने वाला है ना, इंडिया 5 किस्म के मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर फेंकने वाला है, जो ग्रेजुअली फेंके जाएंगे, टेस्ट किया जाएगा। और रफाल की तरह अगर पाकिस्तान ने इसका कोई तोड़ नहीं निकाला तो नुकसान होगा। अगर तोड़ निकाल लिया तो समझ लें जंग खत्म है, क्योंकि ये सब सारी जंग का मगज ही यही है। पृथ्वी तैयार है, अग्नि तैयार है, आकाश तैयार है, नाग और त्रिशूल तैयार है। ये रशिया और इजराइल की इमदाद के साथ बनाए हुए हैं और इनकी जो सीरीज है वो 1980 से ही इस पे काम शुरू था, मगर इस वक्त ये पोजीशन इनकी बड़ी खतरनाक किस्म की है। अग्नि सीरीज जो है वो 5000 किलोमीटर जा सकता है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भारत अगर अपने मुंबई में या दिल्ली में बैठ के भी अगर निशाना बनाएगा तो पाकिस्तान के लास्ट बॉर्डर को टच करेगा, क्योंकि हम ऐसे है, इस तरह की डेप हमारी स्टेट नहीं है। तो किसी भी शहर को आसानी से इंडिया टारगेट कर सकता है अग्नि 5 के साथ, 5000 किलोमीटर के फासले के ऊपर। ब्राह्मोस जो सबसे लेटेस्ट और सबसे खतरनाक, जिसका चर्चा चल रहा है, जो पाकिस्तान के ऊपर मारने के लिए इंडिया ने एक बटन के इशारों के ऊपर रखा हुआ है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं कंपैरिजन बता रहा हूं। शायद पाकिस्तान के पास भी इतना ही कुछ है, लेकिन जरा सुनिएगा आप, और आपको जंग में दुश्मन और दोस्त की पूरी कैलकुलेशन होनी चाहिए। ब्राह्मोस इंडिया और रशिया का बीस्ट है, देव है, ये सुपरसोनिक है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, यानी जहां पिन गिर रही है ना वहां पे जाके मिसाइल गिरेगा, जितनी भी उसकी रेंज है मैं आपको बताने लगा। अच्छा, निर्भय और पृथ्वी का भी इसमें, पृथ्वी का भी बड़ा काम है। पृथ्वी, मैंने आपको बताया इंडिया की हिस्ट्री है। पृथ्वीराज चौहान जो इंडिया के हिसाब से एक बहुत बहादुर बड़ा वॉरियर किस्म का राजा था, और उस राजा को किसी ने शिकस्त नहीं दी, मगर गौरी ने दी। गौरी आया तो पाकिस्तान ने भी यही किया जनाब, उसके मुकाबले में गौरी बनाया। और पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है जो इसका जवाब देने के लिए है, वो भी जरा आप सुनते जाएं। तो जिस तरह इजराइल की टेक्नोलॉजी इंडिया में काम कर रही है, पाकिस्तान के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए टर्की की इमदाद है। ये टर्की की इन्वेंशन है, इसका नाम बेरख्तर एक्निक है। ये वैसे ही है जैसे कि हरोप है, मगर ज़रा सा कंपैरिजन में कर लेता हूँ उसका बराबर का। देखिए क्लास वगैरह सारी चीज़ें ये आपको नहीं समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ समझ लें, ऑपरेशनल फीट जो है इसकी वो 40,000 है। 1500 kg वज़न उठा सकता है, पे लोड ले जा सकता है अपने साथ। मगर ये पाकिस्तान की UAVs हैं सारे। जो मैं आपको पाकिस्तान का जो रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ ना, जो इसके बदले में एक काउंटर अटैक कर सकता है, वो है शापर। शापर जो है वो 6.6 अच्छा 150 किलोमीटर तक जाएगा। क्रूजिंग स्पीड इसकी पर आवर यही है। 7 घंटे फ्लाई कर सकता है ये, 480 kg के वज़न के साथ चल सकता है ये, और इंटेलिजेंस सर्विलेंस कर सकता है मुकम्मल तौर से। इसमें कामाकाजी सिचुएशन नहीं है, ये जाके फटेगा नहीं, मगर ये सारा रिस्पांस लेकर आएगा। डिजास्टर रिस्पांस के लिए भी आमतौर से चलता होता है। ये फ्रंट लाइन के ऊपर है इस वक्त। मैं ये मिसाइल्स के नाम जो दे रहा हूं, तो आप ये मत समझिएगा कि कोई माचिस का डब्बा लगा के इसके ऊपर फेंकेंगे या एक छोटा सा कोई बम लगा के फेंकेंगे। सर, ये न्यूक्स कैरी कर सकते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेके जाके मार सकते हैं। तो इसको आपने हल्का नहीं लेना है कि ये मिसाइल है तो ये जाके कुछ करेंगे। पाकिस्तान ने जो इस वक्त आगे रखे हुए हैं उनमें से बाबर है और राद है। राद कुरान में एक सूरा भी है, सूरा राद, और ऐसी सूरत है कि जिसके बारे में फरमाया गया कि बूढ़ा कर देती है इंसान को। शदीद अजाब का भी जिक्र है, और इससे मानवी अजाब वाली हवा के हैं और दीगर चीजों के हैं। भारत जो क्रूज मिसाइल है पाकिस्तान के पास, ब्रह्मोस और निर्भय के मुकाबले में वो बाबर है, बाबर जिसे कहते हैं, और राद है। टैक्टिकल न्यूक्स जो है पाकिस्तान के पास वो अल नसर है, नसरुल्लाह। और इंडिया के पास जो है वो स्ट्रेटेजिक फोकस नहीं है एज सच कोई,
मगर यू नेवर नो किस वक्त क्या डिस्क्लोज हो जाए, यानी इसकी रिप्लेसमेंट बहुत सारी मौजूद है। अच्छा, इस बात को भी आपने समझने की कोशिश करनी है, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी सारी चाइना और पाकिस्तानी मॉडरेट सपोर्ट के साथ है, जबकि इजरायली टेक्नोलॉजी और रशियन टेक्नोलॉजी से इंडिया भरा पड़ा है। जो पाकिस्तानी मिसाइल्स है वो कितना दूर जाके मारेंगे, कैसे मारेंगे, जरा ये भी आप समझ लें। और कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं काउंटर जी, पाकिस्तान हार्ट से हार्ट इंडिया के बॉर्डर एरियाज को अच्छी तरह से धो सकता है, टारगेट कर सकता है। मगर अगर सवाल उठाया जाए कि जी वो डीप इन स्टेट जाके पीछे शहरों में जाके मार सकता है, आम शहरों में मार सकता है, आईपीएल में बम गिरा सकता है जैसे वो आपके पीएसएल में गिरा रहे हैं, नहीं, ये अभी अभी पॉसिबली नजर नहीं आ रहा। एक तो पाकिस्तान शायद ऐसा करना भी नहीं चाहेगा, और दूसरा करने की पोजीशन में भी नहीं है। यानी अगर इंडिया ऐसा करता है तो पाकिस्तान सेम जवाब नहीं दे सकता। मेन शहरों में, बड़े शहरों में, पीछे के शहरों में नहीं अटैक कर सकता। सो अब क्या स्ट्रेटेजी होगी? अब दुनिया को पता है कि पाकिस्तान बॉर्डर के शहरों को बहुत अच्छी तरह से इनकाउंटर कर सकता है, तो इंडिया ने एक खेल खेला। वॉर मशीनरी है, प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान भी कोई ना कोई खेल खेल रहा है। अमृतसर के ऊपर अटैक हो गया है, इंडिया ने यह ऐलान कर दिया, क्योंकि बॉर्डर के जितने भी एरियाज हैं वो अगर पाकिस्तान के साथ नहीं है तो पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं है। सिख यात्री यात्रा के ऊपर ननकाना साहिब आते हैं, करतारपुर कॉरिडोर आपको पता है उनके लिए बनाया गया। सो उनका एक बड़ा सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि दोनों तरफ का पंजाब है, एक ही रीजन है, एक ही जुबान है, समझ नहीं आती कि डिफरेंसेस क्या होंगे, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं एक दूसरे के लिए, वो भी और ये भी, दोनों तरफ। सो इंडिया को सबसे बड़ा खतरा अगर इंडिया के रीजन में किसी से है तो वो खालिस्तान तहरीक से है, कि भाई सब सेपरेटिस्ट जो हमारे पास है, अगर पाकिस्तान के पास बांग्लादेश जैसे सेपरेटिस्ट पहले वाले बैठे, मैं बांग्लादेश पे भी बात करूंगा, और आज बलूचिस्तान में अगर कुछ इंसर्जेंट्स हैं, कुछ चीजें हैं, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये खालिस्तान है। सो किसी तरह ये प्रोपेगेंडा करो कि जी अमृतसर के ऊपर अटैक हो गया ताकि सिख जज्बात में आए, और ये 47 में भी हुआ था, सबसे ज्यादा वायलेंट सिख हो गए थे, सबसे ज्यादा खतरनाक सिख हो गए थे कि वो जी धरती मां कट गई और ये हो गया और वो हो गया। सो वही कार्ड इंडिया एक दफा फिर से इस्तेमाल कर रहा है। ये मजहब कार्ड है, ये रिलीजियस कार्ड, ये रिलीजन कार्ड जो इंडिया अपनी अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक इस वक्त जो चल रहा है, जो जिसे मैं कहता हूं कि हिंदुत्वा कॉन्सेप्ट जो वो लेके चल रहे हैं, उसका नुकसान इंडिया को खुद होने वाला है आगे वाले दिनों में। ये गलत आग से खेल रहे हैं, हो ये रहा है, मगर ठीक है, जंग है, कहते हैं प्यार मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो उसको समझ के इंडिया ने जब ये डायलॉग बोला है तो उसको पूरा करके दिखाया। अमृतसर के ऊपर अटैक हो गया, ये बात चल रही है, और पूरी तरह से अमृतसर के लोगों को वाइब्रेंट कर दिया गया जी आप अलर्ट रहे। जबकि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, अभी आईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस थी, कि जब हम अटैक करेंगे बता के करेंगे और बकायदा पता लगेगा कि हमने अटैक किया है। अभी अटैक नहीं हुआ है, गलत अफवाह फैलाने की कोशिश ना करें। एक और मजे की बात मैं आपको बता रहा हूं, साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली यकजहती का इजहार किया। ये बात इंडिया को और परेशान कर रही है। रिसेंट इंडिया की मूव्स इसलिए बढ़ गए, इस नौयत पे इसलिए आ गया कि भाई उस बांग्लादेश में इसमें हमने बरसों काम किया है, अचानक से गवर्नमेंट बदलती है, सारे लोग पाकिस्तान के नारा लगाना शुरू कर देते हैं, अपने 1971 को रिग्रेट करना शुरू कर देते हैं, और इस वक्त बंगाली सोशल मीडिया, बंगाली लोग, बांग्लादेशी पैट्रियट्स पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग क्या है, जो इंडिया चाहता था और वो खड़ा है, वो ये है कि अफगानिस्तान के लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लोग, मैं नहीं कहने लगा नमक हराम या ये वो, ये सब बहुत छोटे जुमले हैं, ये गलत बात है, ठीक है। उनके साथ आपने एक जमाने तक उनको जंग में एंगेज करके रखा है, एंगेज करवाया, अब वो चाहते हैं कि आपको जंग में एंगेज करवाएं और वो देखें कि किसमें कितना दम है। सो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बांग्लादेश इंडिया को नहीं सपोर्ट कर रहा, अफगानिस्तान पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, और ये दोनों खतरनाक है। इंडिया इस टाइम पे एक वॉर गेम खेलने लगा है कि कुछ मिसाइल अफगानिस्तान को मार दिए गए रात, काबुल तक के बॉर्डर के एरियाज में जाके अटैक हुआ है। क्यों हुआ है? ताकि अफगानी जज्बात में आए और बोले कि ओ खाना, तुम हमारे साथ भी जंग छेड़ती है, बड़ा तुमको जंग करने का शौक है, पिछले 1 साल हमारा बॉर्डर तुमने बंद किया, हमारा सारा अफगानी तुमने बाहर निकाला, फिर उसके बाद तुम हमारे ऊपर मिसाइल मारती है, चलो अब हमारा भी देखो, हम भी। सो क्या होगा, पाकिस्तानी आर्मी जो एक बॉर्डर के ऊपर एंगेज है ऑलरेडी, उसको मूव करना पड़ेगा एटलीस्ट 30% ऑफ देयर पोर्शन टू अफगानिस्तान बॉर्डर।
और यहां से खड़ा होगा मसला दोनों तरफ का। वो जो इंडिया पहले 1971 में कर चुका है कि 2 महाजों पे पाकिस्तान फौज लड़े, तो एक महाज के ऊपर उसको सरेंडर करना पड़ेगा। इतनी डेप्थ नहीं है, इतनी मैन पावर नहीं है। और फिर अगर उस कंट्री से लड़ेगी जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए एक सदियां पड़ी है, तो फिर तो और। सो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग तैयार कर दी है इंडिया ने। अगर अफगानी होश से काम लेंगे तो इस वक्त 100 मरतबा सोचेंगे, क्योंकि ये क्रूशल टाइम है, सेंसिटिव टाइम है। और अगर अफगानी अपने माजी के इंतकाम के ऊपर बात करेंगे तो उनको 100% ये राइट है कि वो जंग के ऊपर आए। मगर ये याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तान में इम्बैलेंस हुआ तो अफगानिस्तान भी नहीं बचेगा। इसलिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने साथ एक कल्चरल, एक कस्टम, एक रिलीजन शेयर करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को व्हाइट और ब्लैक मनी में सपोर्ट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को गर्मी में, सर्दी में एक दूसरे की छांव बनते हैं। भले पॉलिटिकल इश्यूज नई गवर्नमेंट आके बना दे कुछ और हो। यही इमरान खान है जो तालिबान की सपोर्ट करने लग जाता है। यही पाकिस्तानी गवर्नमेंट नवाज शरीफ है जो कहते हैं जी उनके दाढ़ी में, पेट में दाढ़ी है। और यही लोग हैं जब इनको पॉलिसी मिलती है यूएस से तो ये फौरन से सीधे भी होके बैठे थे, ठीक है हम नहीं कर रहे, मगर सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं साथ में। बट एनीवे, मैं जो आपको बता रहा हूं, मेरा काम है रिपोर्ट करना। सिचुएशन पाकिस्तान के लिए तारीख में सबसे ज्यादा टेंस महाज के ऊपर है। यानी इंडिया एटलीस्ट इस मामले में कामयाब हो गया कि 3 हिस्सों से, 4 हिस्सों से अगर पाकिस्तान छिड़ता है, एक तरफ ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से, और एक रीजन में देता हूं बांग्लादेश को बॉर्डर तो नहीं मिलती है मगर बहरहाल एक हिस्सा रहा है। सो अगर कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही तो अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल जाए। ईरान से इंडिया सपोर्ट मांगता मांगता थक गया। ईरान ने कहा हम आप दोनों के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करेंगे, वैसे ही जैसे पाकिस्तान सालिसी करता है अमेरिका और ईरान के मामला में। आपको पता है ना, ईरान अमेरिका डायरेक्ट बात नहीं करते तो पाकिस्तानी एम्बेसीज का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तानी एम्बेसीज मैसेजेस और कॉन्फ्रेंस एंगेज करती है। सो ईरान ने, और लीगली मैं समझता हूं एथिकली इससे ज्यादा कुछ बनता भी नहीं है। जैसे आप करेंगे वैसे वो करेंगे। बट ईरान को ये बात समझनी चाहिए। मैं एक टिप दे रहा हूं, एक एडवाइस दे रहा हूं। यहां पर ईरान ये बात समझ रहे और दूसरा इंडियन फ्रेंड्स मेरी ये बात समझ रहे हैं। यहां पर इंडिया नहीं लड़ रहा, ये इजराइल लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ, और मैंने उसकी पूरा बैकग्राउंड आपको बताया पीछे। सो ईरान अगर इजराइल के साथ इंगेज होना चाहता है, दिस इज द बेस्ट टाइम। और इस पूरे, बाय द वे, इस पूरी जंगी माहौल में जो खबर सबसे बड़ी होनी चाहिए थी वो किसी को पता ही नहीं है। यमन के ऊपर फुल फ्लैश अटैक हुआ हुआ है। यमन ने काउंटर किया हुआ है इसराइल को, फुली इंगेज हुए हुए एक दूसरे के साथ, तबाही मची हुई है, ड्रोन्स मारे जा रहे हैं, उधर इजरायली आर्मी काउंटर हो रही है, फुल फ्लैश वॉर चल रही है। मगर कोई हेडलाइन नहीं है, क्योंकि इस वक्त हेडलाइन वही है जो मास्टर ब्लास्टर बेनिफिशियरी ने प्लान किया है कि आप लोग एंगेज रहे। यहां पर बाढ़ में जाए आपकी इकॉनमी, बाढ़ में जाए आपका सब कुछ। इंडिया में इस वक्त बहुत एंगर है। इंडियन स्ट्रेटजी अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे, सिंपल एज दिस के इमोशन लोगों के विन किए जाएं, खवातीन को आगे रखा जाए। ऑपरेशन का नाम भी संदूर है, खवातीन से रिलेट होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है 2 खवातीन बैठ के, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, एक इंग्लिश बोल रही है, एक हिंदी बोल रही है। खवातीन को आगे रखा जाए। तीसरी स्ट्रेटजी यही है कि खवातीन को मारा जाए, यानी खवातीन से मुराद सिविलियंस को मारा जाए। आज भी पाकिस्तान में 10 खवातीन निशाने पे रही हैं, 10 मासूम खवातीन। जंग की कवायद में शामिल ही नहीं है कि औरतों और बच्चों को मारा जाए। ह्यूमैनिटी क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉज एक्शन में आना शुरू हो जाते हैं, मगर यहाँ पे कोई भी बोलने वाला नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा। उसके बदले में कोई भी एक सिविलियन कैजुअलिटी इंडिया में नहीं रिपोर्ट की गई है, ड्रामेटिकली भी नहीं रिपोर्ट की गई है। आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला है, मैंने आपसे कहा था अगर आप मेरी प्रेडिक्शंस को नोट करेंगे, मेरी कैलकुलेशंस को नोट करेंगे और मुझे बताएंगे यहां पे आप गलत हैं या यहां पे आप सही हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। आने वाले 7 दिन बहुत हैवी हैं। बिजनेस फ्लॉप करेगा, ड्रॉप करेगा, स्टॉक मार्केट दोनों की हिलती रहेंगी, और इंडिया इस हवाले से हामी भर चुका है, कबूल है कबूल है कबूल है कह चुका है। हाकम बदन मुझे इस जंग का एक बहुत बड़ा फेस नजर आ रहा है, जिसमें एक दूसरे को मिसाइल, ड्रोन्स, रॉकेट्स मारे जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह इंडिया ने जंगी जुनून का इजहार किया है, मेन सिटीज को टारगेट किया जाएगा। पाकिस्तान सिर्फ डिफेंसिव स्टांस पे रहेगा, मगर पाकिस्तानी एयरफोर्स मूव करेगी और एक बार फिर से ये कोशिश की जाएगी कि चाइना से और हमारे जो सपोर्टिंग कंट्रीज है उनसे कहा जाए कि हमें एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम बहरहाल इतना एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ये सारे ड्रोन्स अंदर आने नहीं चाहिए थे।
और अगर ये अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इफेक्टिव नहीं है। अलबत्ता आईएसपीआर का ये कहना है कि वो इन सबको मार रहा है। अगर 40 मारे थे तो 38 काउंट एक ने मिसाल के तौर पे, बल्कि खबर भी यही है कि एक जाके वो ब्लास्ट हुआ, बाकी सब क्रैश कर दिए गए। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, गुड इन अ सेंस के इससे ज्यादा हाईली इक्विप्ड होना चाहिए। बट ये है कि अगेन अगर कंपेयर किया जाए हमारी इकोनॉमी और हमारे सब्सटेंस को देखकर तो ये कोई मामूली बात नहीं है। शहरी खौफ और हरास की फजा में रहेंगे। आईपीएल आपको पता है उस तरफ रुकने के चांसेस बढ़ गए, इधर पीएसएल शिफ्ट हो गया दुबई में। सो दोनों एक दूसरे, अब प्रोग्रेसिव नहीं चल सकते, अब डिस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ चलेंगे। जिन जगहों पे मैंने आपसे कहा था जंग लगनी है, इस वक्त कराची के ऊपर खतरा है, कराची पोर्ट को बुरी तरह से क्रैश करने के चांसेस है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जिस जुनून और जिस अटैक को कंटिन्यू करना चाहता है उस प्लान में शामिल है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, जहां वो 7 दिन की बात कर रहे हैं जंग हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वहां 3 दिन भी नहीं चलने दिया जाए। सो कराची पोर्ट के ऊपर सीज करके रखेंगे ये, और अगर पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, इंडिया के अंदर मारने की कोई भी खबर जारी की या कोई रेलेवेंट ऑफिशियल अटैक किया, तो पहला इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट के ऊपर, जो उसने अपनी पूरी फ्लीट खड़ी की हुई है। सो अगर पाकिस्तान, इस वक्त दो ही ऑप्शन है, कंक्लूड करते हैं, अगर इंडिया की माननी है और दब के रहना है तो जंग खत्म हो सकती है। माननी इन सेंस कि इंडिया ने जो अटैक किया है उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देना है। माननी इन सेंस है कि इंडिया ने मजीद आगे जो टेररिस्ट कैंप उनके हिसाब से हैं पाकिस्तान में, उसको अटैक करना है, उस पर कोई रिटेलिएशन नहीं देनी है। माननी इन सेंस है कि सिर्फ ये कह के चुप हो जाना है कि हम देखेंगे आगे जाके, अभी हम पीस की बात करते हैं, सफेद झंडा पाकिस्तान लहराए। ये 3 चीजें अगर होती हैं तो फिर जंग नहीं बढ़ती है, इंडिया ने ये कह दिया। मगर अगर इनमें से कोई एक भी चीज नहीं होती है, पाकिस्तान ये कहता है कि हम हमले का जवाब हम बदले से, इंतकाम से लेंगे और अपनी मर्जी के टाइम पे लेंगे, तो इंडिया प्रेशराइज करेगा कि नहीं, वो टाइम हम नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे पास मिलिट्री है। और ये मिस्टेक है, मैं आपको बता रहा हूं, ये गलती है। राफेल इसका एक मुंह बोलता सबूत है। आप सोचते हैं कि आपके पास, आपको पता है दुनिया भर की खबरें क्या बोल रही हैं, जरा आप उठा के देखें, आपको समझ में आएगा। दुनिया ये कह रही है कि इक्विपमेंट्स पावरफुल होना और है और क्वालिटी ट्रेनिंग होना और है। ये दुनिया इस पर कंपैरिजन कर रही है। सो अगर आप यही एक एडवेंचर करना चाहते हैं नेवी की तरफ, मोस्ट वेलकम। चांसेस यही है कि आपकी नेवी पावरफुल है, क्रैश करके रख देगी ये हमारे पोर्ट्स को। मगर अगर ऐसा नहीं हुआ और कोई अनएक्सपेक्टेड कोई सरप्राइज आपको एयरफोर्स की तरह मिल गया नेवी से, सर आप क्या मुंह दिखाएंगे, दुनिया में कहां जाएंगे आप। बाय द वे, मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बात करने लगा हूं और मैं कोशिश करता हूं कि फैक्ट्स ही रखूं। इंडिया ने पहले पाकिस्तानी यानी कराची पोर्ट को निशाना बनाया है 71 में, 65 में, कई मरतबा आए हैं और कई मरतबा अपने अहदाफ को हासिल करके गए भी हैं। सो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूं कि ये कभी हुआ नहीं है। बट वहां जहाजों का खड़ा होना इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाएगा, तबाही फैलेगी। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है इस वक्त सिचुएशन यह है कि कोई भी मुल्क इन दोनों ममालिक के साथ कारोबार इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा। दोनों कंट्रीज में पाकिस्तान ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब आ जाए आखिरी बात के ऊपर, सऊदीया कहां है जी, टर्की कहां है, रशिया कहां है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सऊदी ऑफिशियल्स पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं। क्या कहने आए? ये कहने आए कि देखो हमने आप पे सरमाया लगाया है, अभी $बिलियन लगाए, अभी आपको इमदाद दी है, अभी आपने आपसे कहा है कि जब हमारे ऊपर कुछ होगा तो पाकिस्तान आर्मी ने खड़ा होना है, तो बेहतर यह कि तुम जंग नहीं करो क्योंकि हमने तुमसे ज्यादा पैसा वहां लगाया है। और पाकिस्तान उनको बैठ के समझाएगा यार क्या बात कर रहे हैं आप, इंटेग्रिटी के ऊपर हमला हो गया। दुनिया में पाकिस्तान बेचता क्या है? मिलिट्री। कतर में अगर वर्ल्ड कप के डिफेंस के लिए कोई खड़ा होने लगा है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री है। और हमारी मिलिट्री के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं और हमारी मिलिट्री इंटेग्रिटी को ये डैमेज करना चाहते हैं। तो ये काबिल कबूल नहीं है। आप भी हमें तब पैसे देंगे जब हमारा डिफेंस अच्छा होगा, हमारी आर्मी अच्छी होगी, हमारा अटैक अच्छा होगा। सो आपको हम ये टेस्ट करवाना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। आपको पता लगेगा कि आप जरा मैदान में, ये इस वक्त डायलॉग चल रहे हैं। सऊदीया ये कह रहा है कि देखो हम छुप के आपकी मदद कर सकते हैं, ओवरऑल छुप के काम कर सकते हैं। वो छुप के कैसे होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, सच्ची बात यह है, मगर होना कोई मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान है।
सो सऊदी से पाकिस्तान ये कह रहा है कि तेल दे दो और थोड़ी सी हमें, तुम्हारे पास कोई टेक्नोलॉजी तो खास है नहीं, थोड़े से जरा रियाल दे दो, ताकि ये जो इंडिया का ख्वाब है जंग लंबी करके हम इनका तेल पानी निकाल देंगे, तो वो हम तेल पानी अपना रिफिल करवा लें। और ये पाकिस्तान बावर करवा रहा है सऊदीया को, देखो हमने ईरान का एक हद तक साथ दिया, हमने अपनी बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, हमने तुम्हारे मसले के ऊपर ईरान की सपोर्ट नहीं की, हमने पैलेस्टाइन इशू के ऊपर फजूल का इंटरवेंशन नहीं किया। नाउ इट्स अ टाइम टू पे बैक, ये वक्त आ गया। ये इस वक्त डायलॉग चल रहे हैं, डिस्कशन चल रही है। सिमिलरली टर्की जो बड़े दावे कर रहा है पाकिस्तान की सपोर्ट होने को, और इंडियन मीडिया के ऊपर ये जुमला चल रहा है कि आप टर्की के ऊपर अटैक करें, टर्की इज मिसबिहेविंग विद इंडिया, ये इस वक्त न्यूज चल रही है। सो टर्की को पाकिस्तान और पाकिस्तान की टर्किश वजीर खारजा और इवन वजीर आजम से जो बात चल रही है वो ये है कि हम आपको इक्विपमेंट में सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। फाइनेंशियली तो हम भी इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपको बहुत कोई हैवी डोनेशन दें। हाँ, अगर कहीं आपकी कैजुअलिटीज होंगी तो हम आपको एड भेजेंगे, कहीं अगर आपको मेडिकल रिसोर्सेज चाहिए होंगे हम वो भेजेंगे, कहीं अगर आपको कोई 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 ऐसा टेक्नोलॉजी जो हमारे पास लेटेस्ट यूरोपियन नेटो के पास से हम वो शेयर कर देंगे, और आपको फॉरेन डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर हम सपोर्ट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, सेम फॉर इंडिया, इंडिया के पास कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। ऑल इन ऑल इजराइल उनके पास खड़ा हुआ है, इजराइल कहता है दामे दरमे सुखन, हर तरह से हम आपके पास हैं। सारे इजराइल की आर्मी इतनी ज्यादा है तो नहीं, वो कब मर जाए अपनी आर्मी ना भेजें, तो आर्मी तो वो भेजने से रहे। पैसा लगाएंगे मगर पैसा भी कैलकुलेटेड, बहुत होशियार है। इधर पंडित जी हैं तो उधर यहूदी साहब जो है वो फुल होशियारी के साथ काम करेंगे, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट भेजेंगे। खास तौर से मैंने आपसे कहा ड्रोन, मिसाइल और एयर टेक्नोलॉजी लेटेस्ट। और एक और नई चीज है जो इजराइल से आ रही है, जो बहुत जल्दी इंडिया डिस्क्लोज करने वाला है मेरे हिसाब से, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि वो तब जरूरत पड़ेगी जब पाकिस्तान अटैक करेगा, और पाकिस्तान अटैक करना नहीं चाहता, करने की पोजीशन में भी नहीं है। मगर ये कि इजराइल की फुल सपोर्ट इंडिया को हासिल है, और इतनी सपोर्ट काफी होती है जंग करने के लिए। बाकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट रशिया की उसको हासिल रहेगी। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो पाकिस्तान में कराची और कश्मीर रीजन और सियालकोट और ये जो हमारा सेंट्रल रीजन है, इसके लिए बहुत खतरा है। आपने ऐसी सिचुएशन में सिर्फ ये करना है, और मैं सिमिलरली इंडिया के जो बॉर्डर रीजन है, मगर चूंकि पाकिस्तान ने ऐसा कोई काम नहीं किया इसलिए मैं कोई बात नहीं कह सकता, आपने कोई नेगेटिव न्यूज नहीं प्रमोट होने देनी है दोनों तरफ से, जब तक आप वैलिडेट ना कर दें। और तीसरी, आपने कोई गैर जिम्मेदाराना सियासी तहरीक भी नहीं चलानी है। इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है कि इन दिनों में सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अपने लीडर के हवाले से अपनी कंट्री को भी पुल बैक करके अपने लीडर को टॉप लाइन कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि टाइम ठीक नहीं है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर पाकिस्तान को, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपने देखा हमारे पैनलिस्ट भी जो गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर इंसर्जी है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो पॉलिटिकल रेस्ट ले आए, रिलीज कर दे, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं पाकिस्तान के वो रिलीज करते हैं, इमरान खान साहब को और दीगर लोगों को, और इनको मौका दे कि पैट्रियोटिज्म फैलाएं, इनको मौका दे कि वो और लोगों को ज्यादा मोटिवेट करें पाकिस्तान के डिफेंस के लिए। इंडियन बॉलीवुड बिल्कुल इस पर खामोश है, बॉलीवुड बिल्कुल खामोश है, एंजॉय कर रहे हैं, बनता भी एंजॉय करना, दे आर इन गुड मूव्स इन अ सेंस कि उनको अभी ये टेंशन नहीं है कि हमारे घर पे कोई रॉकेट गिरेगा या हमारे सर पे कोई ड्रोन आएगा। मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे ये बात कोट करते हुए अफसोस हो रहा है, मुझे अंदर से फील हो रहा है, मगर मकफात अमल भी है और दुनिया में हर चीज का सबक है। हम आज से 6 महीने पहले ये बात कह रहे थे ना कि जब फिलिस्तीन में बच्चों के सर पे ड्रोन आते हैं, रॉकेट्स आते हैं, मिसाइल आते हैं, तो उनकी दुआएं उठती हैं और परवरदिगार की बारगाह में जाती हैं कि उम्मत हमारे साथ नहीं खड़ी हुई। आज हम पाकिस्तान में बैठ के इसको महसूस कर रहे हैं। आज जब हमारे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं ना भारतीय दहशतगर्दी में, तो हम महसूस कर रहे हैं कि फलस्तीनियों पे क्या गुजरी होगी, जब बेवजह बेकसूर चलते फिरते शहरियों को, बच्चों को, औरतों को निशाना बनाया जा रहा है और कोई से कोई ड्रोन आ रहा है। वो जो मुरीद के में, भावलपुर में आपने देखे गिरते हुए, वो एक टेस्ट है और बताने के लिए कि देखो वो दिन फलस्तीन में गुजरे थे, आज पाकिस्तान में गुजर रहे हैं। कश्मीर में भी ऐसी सूरत हाल रोज बरोज होती है।
अब पाकिस्तानी महसूस कर, और अगर ये पाकिस्तानी महसूस कर गया, मैं समझ रहा हूं दुनिया में इनकलाब आ जाएगा, दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। ये पाकिस्तानी इस दर्द को अगर सच्ची तरह से महसूस कर गया और हमारे हुक्मरानों ने महसूस कर दिया, चेंज आ जाएगा सर। ये एक लेसन होगा, लेसन ऑफ वॉर होगा कि जो आज, और फिर ये लेसन इंडिया को भी लेना चाहिए कि अगर आपके सर पे इस वक्त ड्रोन और बम नहीं गिर रहा और आपका शहरी इसलिए तो मर रहा है कि कोई दुतवा का बंदा उसको मार रहा है जाके सब्जी बेचने वाले को, और आम आदमी को जलील कर रहा है, औरतों को तंग कर रहा है, इसलिए तो मारा जा रहा है कि कसाई है तो गोश्त क्यों काटा, गाय क्यों गिराई। मगर दूर नहीं है वो वक्त कि अगर आपने फलस्तीन के लिए बात नहीं की, अगर आपने ह्यूमैनिटी कॉज के ऊपर बात नहीं की, तो आपके सर के ऊपर भी ड्रोन और बम ऐसे गिरेंगे। ये दुनिया है, ये मकाफात है, ये हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ की जगह है, ये कोई भी चीज ऐसी नहीं रजाया जाए। सो इट्स अ लेसन लर्न फॉर अस, स्टे अपडेटेड। मैं कुछ करंट अफेयर्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, कुछ कुछ कंपैरिजंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप देखेंगे और कमेंट करेंगे और मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देंगे कि क्या कोई सोल्यूशन नजर आता है आपको दोनों कंट्रीज में, कोई पीसफुल एंड नजर आता है इसका। थैंक यू।